नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के स्टेट पीएससी संपूर्ण पे हैं आप। सुबह के 9 बज चुके हैं, समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स जहां हम देश विदेश के प्रमुख समाचारों का संकलन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। और इन समाचार पत्रों के संकलन के माध्यम से हमारा पूरा ये प्रयास होता है कि आपकी आगामी परीक्षाओं में ये क्लास जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास के माध्यम से आप अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी शानदार, जानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद रूप से करेंगे। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी क्लासेस को क्या करें कि ज्वाइन कर सकें, वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। क्या है आज का मोटिवेशनल कोट? आज का मोटिवेशनल कोट है, यूं जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। पंख कब खोलेंगे आप? कब तक ऐसे ही हाथों पे हाथ धर कर आप बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, जीवन में कुछ प्रसिद्धि पाना है, जीवन में कुछ नाम करना है? आपके सोचने से अगर वो काम हो जाते तो सोचते रहिए। फिर किसी भी काम के लिए दोस्तों आपको परिश्रम करना होगा, आपको प्रयास करना होगा। और जमाना ना ही आपके परिश्रम को देखेगा, ना ही आपके प्रयास को देखेगा। जमाना बस परिणाम को देखेगा। जमाना देखेगा कि आप सफल हुए हैं कि असफल हुए हैं। तो सफलता पाने के लिए दोस्तों ये पूरा का पूरा आसमान जो है वो आपका है। पंखों को फैलाइए और उड़ जाइए इस अनंत गगन में, अंबर में उड़ जाइए और दिखा दीजिए दुनिया को कि आप क्या चीज़ हैं, आप में क्या बात है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को आप सभी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय, मैं आपका मेंटर और कोच हूँ सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स मेंटर 20,000 प्लस स्टूडेंट और सिलेक्शन 300 प्लस स्टूडेंट। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इस समय आप जुड़े हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से। इंडिया का ये जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए, अगर हम बात करें तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लेकर आया है, जिसके साथ आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन जो है वो देख सकते हैं। तो फटाफट आप इस सेशन पे जुड़ जाइए। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर करना है। मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद मैनेज गोल में जाना है, सर्च गोल में यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी सर्च करना है। और उसके बाद आपको प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लस पे जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको जो प्लान आएंगे, ठीक है, 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का प्लान आएंगे, उसमें आपको कोड क्या यूज करना है, रेफरल कोड अनूप10। और इस रेफरल कोड के माध्यम से आपको आपके फी पे डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप केवल फ्री लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं दोस्तों तो अनअकैडमी पे काफ़ी सारी फ्री लाइव क्लासेस मेरी या मेरे साथ और भी जो अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस आती हैं, तो उनका भी आप लाभ ले सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। उसके लिए भी आप अनलॉक कोड अनूप10 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके स्क्रीन पर इस समय आपको दिख रहा होगा यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट, फ्री टेस्ट है, उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा निर्मित है, जो कि शाम को 8 बजे होता है। उसका टेस्ट डिस्कशन शाम को 8:30 बजे होता है, मंडे से फ्राइडे तक चलता है। इसके अलावा यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए न्यू अनाउंसमेंट है दोस्तों आपका। यहाँ अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिलेगा। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, अभी ये जो प्लान चल रहा है 1 मंथ सब्सक्रिप्शन यूपी पीएससी ऑप्शनल, ये मात्र कुछ दिनों के लिए खत्म होने वाला है। उसके बाद एक और प्लान है 3 मंथ से, यानी कि 27 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग इसका लाभ उठाइए, किसी भी प्रकार से लाभ से वंचित नहीं होना है। फटाफट शेयर भी करते रहिए अपने। इसके अलावा रोज दोपहर 2 बजे इस समय आप इंटरनल सिक्योरिटी की जो क्लासेस हैं वो कर ही रहे होंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस तो प्लीज़ 2 बजे ज्वाइन कर लीजिए जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की क्लास। और इसके लिए जो आपको कोड यूज करना, अनलॉक कोड अनूप10 कोड यूज करना। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है ना, एक बार मुझे बता दीजिएगा। मेरी वॉइस सभी को क्लियर है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है वॉइस के साथ? कृपया करके एक बार मुझे सूचित कर दें अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो। सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है, सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है, सभी को मेरी वॉइस क्लियर? चलिए ठीक।
तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद लाइक शेयर भी करते रहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना है। इसके अलावा दोस्तों ये मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास है और आज का जो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास जो है वो आपके आंसर राइटिंग पर है। तो इस क्लास को 10 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए कि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो आपको आंसर राइटिंग पे, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि वो भी क्लासेस को फटाफट ज्वाइन करें। ठीक है, इसके अलावा ये आपका रात को 9 बजे का प्लान है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं कब से स्टार्ट हो रहा है ये स्पेशल क्लास। इसके अलावा 4 बजे जो है ये आपकी इंडियन सोसाइटी की क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग जाति व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो भारत की जो जाति व्यवस्था है, ठीक है ना, कास्टिज्म इन इंडिया, ये टॉपिक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू रात को 10 बजे की बात है, देखते हैं कब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। उसके पहले देखें कौन कौन जुड़ चुका है। सोनी राठौर, प्रीति पोयम, पल्लवी जायसवाल, नेहा पांडे, सोनी राठौर, विनोद बंसल, रेखा गांधी, अनिल, दीपू कुमारी, मोहम्मद आरिफ, प्रीतु विश्वकर्मा, दिव्या, सोन, नम्रता शुक्ला, रूबी गौतम, रेखा माहौर और प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ 1 महीने के बाद कल से बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, इंद्र भगवान को धन्यवाद कहिए कि इंद्र भगवान जो हैं वो आपके यहाँ जो हैं मेहरबान हो गए हैं। ठीक है, और जो प्रेम रस वाले हैं वो धन्यवाद करें कि उनका आशिक जो है वो मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है, इसलिए वर्षा हो रही है। ठीक है ना, तो इंद्र से प्रेम और प्रेम से आपका जो संबंध है, इन संबंधों को बनाए रखिए कि आपके यहाँ जो है वर्षा होते रहे। ठीक है, लेकिन इतनी भी वर्षा ना हो जाए कि बाढ़ आ जाए। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं पहला न्यूज़ क्या है। दोस्तों पहला न्यूज़ जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस का न्यूज़ है, आईआर का न्यूज़ है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से संबंधित ये न्यूज़ है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से संबंधित ये न्यूज़ है। एडिटोरियल कॉलम है दोस्तों आपका टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल कॉलम्स है, और हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल कॉलम से ये न्यूज़ लिया गया है। न्यूज़ है अ टेलीफोन कॉल, अ बर्थडे विश एंड इंडिया तिब्बत पॉलिसी। आपके स्क्रीन पर जो है दोस्तों ये तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जो है वो दिख रहे हैं, तिब्बत के जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा, वो आपके स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहे होंगे। कल इनका था जन्मदिन, और जब इनका 86वां जन्मदिन था तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको फ़ोन करके बधाई दी। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके बधाई की, वैसे ही चाइना जो है आग बबूला हो गया, और चाइना ने सीधे कहा कि भारत जो है वो इस प्रकार के काम नहीं कर सकता है। बाई विशिंग दलाई लामा ऑन हिज 86th बर्थडे ऑन द फोन एंड पब्लिकली ट्वीटिंग अबाउट इट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डन वेल इन ओपनिंग अप डिस्कशन ऑन इंडिया तिब्बत पॉलिसी। द दलाई लामा रिवर्ड गेस्ट नॉट जस्ट ऑफ। ठीक है, तो इंडिया ने एक चीज़ और भी कहा कि जो भारत और तिब्बत की जो पॉलिसी है उस पर फिर से भी चर्चा करने की आवश्यकता है। अब समझ लीजिए कि जो तिब्बत है वो अपने आप को ऑटोनोमस स्वायत्त क्षेत्र घोषित करता है, लेकिन अपने आप को मतलब कुल मिला के अगर हम बात करते हैं एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित करता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि तिब्बत जो है उसका पार्ट है। और आपको 1962 की वो घटना आपको याद होगी कि 1959 में किस प्रकार से दलाई लामा और उनके साथ तिब्बत के जो लोग थे जिनको भारत में शरण दिया, और दलाई लामा को और इनको आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो है शरण दिया गया। और आपको कई जगह तिब्बती जो है शरणार्थियों के रहने के स्थान भी आपको दिख जाएंगे। जैसे दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो मुखर्जी नगर के पास ही कश्मीरी गेट का क्षेत्र है, जहां आपको तिब्बतियों का जो है वो रिफ्यूजी कैंप नज़र आ जाएगा। इस प्रकार से देश के कई जगह कोने में जो है वो रिफ्यूजी कैंप जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे प्रधानमंत्री ने विश किया और विश करने के बाद ट्वीट किया कि हमें तिब्बत की पॉलिसी पर फिर से विचार करना है, तो चीन जो है वहाँ फिर से उसने क्या की, अपनी भावें चढ़ा ली, है ना। अनुराग सैनी, अंजलि पांडे, सुविज्ञ वर्मा, सभी का स्वागत। ठीक है, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर करते रहिए, खासकर उन फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर कीजिए जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हो सकता है वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर हमें जो एग्ज़ाम देना है उससे काफ़ी ऊपर का लेवल हो जा रहा है, हमें इतनी की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है भाई, मैं आपको प्रेशर भी नहीं दे रहा हूँ, आप अपने स्वेच्छा से जो है देख सकते हैं जानकारी के लिए, है ना। नहीं तो फिर आप जो है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस को जरूर शेयर कीजिए जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें क्लास को ज्वाइन करने का आग्रह कीजिए। तो आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को कि कुछ चीनी नागरिकों ने भारत में दलाई लामा के जन्मदिन का जश्न का विरोध भी किया है। ठीक है ना, और भारत और चीन संबंधों के बीच दलाई लामा एवं तिब्बत जो है इनके प्रमुख अड़चनों पर हम बात करें
तो चीन जो है वो दलाई लामा को, अगर हम बात करें तो चीन क्या करता है, दलाई लामा को अलगाववादी मानता है और जिसका तिब्बत पे अधिक प्रभाव पड़ता है। भारत के वास्तविक नियंत्रण रेखा पे अगर हम बात करें तो चीन जो है वो आक्रामकता के साथ मुकाबला करने के लिए तिब्बत का प्रयोग करता है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि भारत की जो आपकी हाई एल्टीट्यूड यानी कि उच्च क्षेत्र में जो लड़ाकू हैं, ठीक है ना, जिसको भारत जो है 1962 के युद्ध के बाद एक अपनी ऐसा सेना तैयार की जो कि चीन के चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार किया था। तो उसके खिलाफ अभी हम हाल फिलहाल में देखें तो तिब्बत के युवाओं का प्रयोग किया है। किसने? तिब्बत के युवाओं का प्रयोग किया है चाइना ने। किसके खिलाफ? एक भारत के खिलाफ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हाई आपके एल्टीट्यूड वाले एरिया यानी कि अधिकतम ऊंचाई वाले एरिया में के लिए किया है। और तिब्बत कार्ड का प्रयोग जो है वो चीन हमेशा जो है वो क्या करता है, भारत के खिलाफ आक्रामकता के लिए करता है। भारत की तिब्बत नीति की पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्षों से अगर हम देखें तो तिब्बत भारत का एक पड़ोसी रहा है और भारत की अधिकांश सीमाओं में सहित 3500 किलोमीटर की जो सीमा है एलएसी, वो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ जुड़ा है, ना कि शेष चीन के साथ। अगर अभी हम मैप के माध्यम से जब इस चीज को देखेंगे तो आपको समझना और भी आसान हो जाएगा कि किस प्रकार से भारत की जो सीमा है वो तिब्बत के साथ जुड़ी है। लेकिन तिब्बत जो है कि जो ऊपर जो चीन में जो जिस प्रकार से अधिकार कर लिया है, इसलिए अभी जो विवाद है वो भारत तिब्बत का ना होकर भारत और चीन का विवाद जो है वो दिखता है, ठीक है ना। वर्षों से हम क्या देख रहे हैं कि वर्षों से तिब्बत और भारत के बीच में जो संबंध है वो अच्छे संबंध है। तिब्बत जो है वो भारत का एक अच्छा पड़ोसी देश रहा है और भारत की अधिकांश सीमाएं, लगभग हम बात करें तो 3500 किलोमीटर की जो सीमाएं हैं, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सीमाएं हैं, वो तिब्बती के स्वायत्त क्षेत्र के साथ जुड़ा है और ना कि शेष चीन के साथ। ऐसी बातें हमने अभी आपके साथ की ही। वर्ष 1914 की बात करें दोस्तों, तो वर्ष 1914 में चीनी और तिब्बती प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पे आपका हस्ताक्षर किया, जिसने सीमाओं का अंकन भी किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद चीन ने उस सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया था, जिसे दोनों देशों को विभाजित किया, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा जो कि चीन और भारत के बीच में एक विभाजक रेखा है, एक सीमा निर्धारण करती है, उसको चीन ने क्या किया था 1950 का में जब चीन के द्वारा तिब्बत पे पूर्ण रूप से अधिकार किया गया था तो उसको क्या किया था, चीन ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें तिब्बत को चीन के तिब्बत के क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की सहमति दी। क्योंकि उस समय आपको याद है कि भारत चीनी भाई भाई का नारा इधर से नेहरू जी लगा रहे थे और उधर से चीन के जो नेता थे वो भारत चीन भाई भाई का नारा लगा रहे थे। और भारत ने क्या किया था, चीन के क्षेत्र में तिब्बत को क्या कर दिया था कि चीन का क्षेत्र मान दिया था। लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं कि 1954 में जो बात हुई थी, हमें फिर से उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, हमें फिर से उस पर सोचने की आवश्यकता है कि क्या चीन के साथ तिब्बत के साथ भारत के जो संबंध है या तिब्बत को लेकर भारत के जो विचार हैं उसमें फिर से विचार हम करें कि नहीं, फिर से उसमें सोचे कि नहीं, ठीक है ना। तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने बात किया तो इन्होंने तिब्बती शरणार्थियों को 1959 में दलाई लामा के नेतृत्व में जो आए थे, ठीक है, इनको जो कि निर्वासित कर दिया गया था, उन्हें अपने यहाँ शरण दिया था और साथ में तिब्बत सरकार की स्थापना करने में जो मदद दी थी, यही मदद जो है वो कारण है जिसके चलते चीन जो है वो भारत के ऊपर कुपित हो गया और 1962 का जो हमला है जिसमें भारत की हार हुई। और उसके पीछे कारण ये था कि भारत जो है वो तैयार भी नहीं था, क्योंकि भारत ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि चीन जो है वो भारत के ऊपर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें। आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स वेरी इजिली, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना, ईजी हो रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप सभी लोग। और इंडियन सोसाइटी की जो क्लासेस है उस क्लास को भी जरूर कीजिए, है ना, वो क्लासेस आपके मिस ना हो, ठीक है। सभी को क्लियर है ना। और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो शेयर करते रहिए। आधिकारिक भारतीय नीति के बारे में अगर हम बात करें तो आधिकारिक भारतीय नीति क्या है, तो दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता है और भारत में 1 लाख से अधिक निर्वासितों के साथ तिब्बती समुदाय को किसी भी राजनीतिक गतिविधि का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। आधिकारिक भारतीय नीति क्या कह रहा है कि दलाई लामा को क्या मानता है कि दलाई लामा को राजनीतिक नेता नहीं मानता, इनको क्या मानता है, बौद्ध गुरु मानता है, बौद्ध भिक्षु मानता है, आध्यात्मिक नेता मानता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से ये राजनीतिक गतिविधियों के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो प्रयोग किस लिए करेंगे, अध्यात्म के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी को स्क्रीन क्लियर है ना।
स्क्रीन क्लियर है सभी को? एक बार मुझे बता दीजिएगा, बीच में शायद बफरिंग कर रहा है। नम्रता शुक्ला, प्रदीप कुमार, प्रीति पोयम, सोन दिव्या, ठीक है ना? सभी को स्क्रीन क्लियर है? हाँ, तो मैंने क्या बात किया, मैंने कहा कि क्या कर रहा है, आध्यात्मिक नेता मानता है और इन्हें किसी भी प्रकार से इस तिब्बती समुदाय को राजनीतिक गतिविधियों का अधिकार जो है वो नहीं है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये पूरी सीमा दिख रही होगी, ये आपको आपका प्यारा भारत दिख रहा होगा, और ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दिख रहा है, जिसके बारे में हमने इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस में हमने पढ़ा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों बना और किस प्रकार से भारत में जब विलय के समय किस प्रकार से कबायलियों ने इस क्षेत्र पर जो हम अपना शासन किया था, ठीक है। इसके बाद ये आपको अक्साई चीन का क्षेत्र दिख रहा है दोस्तों, और हमारे पास जो इस समय जो हिस्सा है वो मात्र कश्मीर का ये हिस्सा है, ठीक है ना। लेकिन भारत अभी भी क्या करता है कि अभी इधर का जो क्षेत्र है वो लद्दाख का क्षेत्र है, इधर का जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। और ये जो एरिया है, ये एरिया जो ऊपर का आपको दिख रहा है वो क्या है, वो पाकिस्तान के द्वारा जो है क्षेत्र है, लेकिन ये इसने क्या किया है कि चाइना को ये प्रदान कर दिया। ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, ये तिब्बत का क्षेत्र है और ये चाइना का है। लेकिन जो ये तिब्बत का क्षेत्र है इसको अभी भी क्या करता है, ये पूरे तिब्बत के क्षेत्र को चाइना ने क्या कहा है कि वो उसका क्षेत्र है और इस पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण किया है। अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत की सीमा जो है वो तिब्बत के साथ देखें, चीन के साथ देखें तो बहुत कम ही लगती है, ठीक है ना। तिब्बत के साथ ही पूरी भारत की सीमा है, लेकिन इस पर जब हमला अपना शासन कर लिया है तो ये हम क्या देख रहे हैं। अब भारत क्या कह रहा है, भारत कह रहा है कि हमें तिब्बत के साथ जो हमारी सीमा है हमें फिर से इसे विचार करने की जरूरत है, और इसके माध्यम से भारत क्या करना चाहता है, इसके माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को जो है वो दबाना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है तिब्बत के मामले को फिर से उछालना चाहता है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत की तिब्बत नीति में बदलाव की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना। तो भारत और चीन के बीच में अगर हम बढ़ते हुए तनाव को देखें तो भारत के पास एक ही वो चाबी है जिसके माध्यम से भारत जो है वो क्या कर सकता है, चीन के ऊपर जो है वो दबाव डाल सकता है, और वो चाबी क्या है, तिब्बत की नीति, ठीक है ना। और समय के साथ साथ हम देख रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है, तिब्बत की नीति के ऊपर बदलाव भी ला रहा है, ठीक है। अब ये नीति जो है वो सार्वजनिक मंचों पर दलाई लामा के साथ सक्रिय रूप से प्रबंधन करने वाली भारत सरकार को चिन्हित करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो वर्ष 2014 की बात करें, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख लोब्संग सांगे के साथ शपथ ग्रहण समारोह में इनको क्या किया था 2014 में। लोब्संग सांगे जो कि आपके भारत में निर्वासित तिब्बती सरकार के क्या थे, आपके प्रमुख थे, उनको 2014 का जो शपथ ग्रहण किया था इसमें इन्हें बुलाया गया था, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया था मेरे दोस्त, इसमें इन्हें बुलाया गया था, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में दूसरे 5 साल के कार्यकाल में चुने जाने के बाद उन्हें आमंत्रित नहीं किया, ताकि उन्हें और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि अब याद है कि 2014 के बाद और 2019 के बीच में क्या हुआ था कि दोनों लोग आए थे और गुजरात में क्या किए थे, गांधीनगर में और गुजरात में आपके गांधी आश्रम में जाके दोनों लोग क्या है, चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री झूला झूले थे। अब ठीक है ना, अब सावन के झूले में तुझको झुलाया, ठीक है ना, मैं परदेशी घर आया, ठीक है। तो अब भैया मोदी जी को लगा कि भैया संग संग झूला झूले हैं तो फिर सौतन को बीच में क्यों लेके आए। सौतन कौन, 2014 में जिसको बुलाए थे, अब उसको 2019 में नहीं बुलाया, क्यों, नहीं तो रूठ जाएगी कौन, चीन की राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन मामला ये था, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल की बात करें तो हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को वर्ष 2013 के बाद पहली बार सार्वजनिक स्वीकृति मिलने की शुभकामनाएं दी। और भारत की चीन नीति में अगर हम बदलाव के बारे में अगर हम बात करें तो तिब्बत नीति में बदलाव के बारे में बात करें तो भारत की तिब्बत नीति में बदलाव मुख्य रूप से प्रतीकात्मक पहलुओं पर केंद्रित है। लेकिन तिब्बत की नीति के प्रति अगर हम भारत के दृष्टिकोण पर देखें तो काफी सारी चुनौतियां जो हैं, चुनौतियों पर भी हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो तिब्बत नीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण की चुनौतियां क्या हैं, तो सबसे पहली चुनौतियां हैं तिब्बती जनसांख्यिकी में परिवर्तन। क्या है,
तो पिछले कुछ दशकों में हमने क्या देखा है कि चीन अपनी मुख्य भूमि से लोगों को तिब्बत में प्रवास करने की कोशिश कर रहा है, और जब मुख्य भूमि से तिब्बत में लोगों को प्रवास करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो जनसंख्या है किसकी, तिब्बत क्षेत्र में चीनियों की जनसंख्या ज्यादा हो गई है। तो अब क्या है कि जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए हैं, इस डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से क्या है कि बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा किसको, तिब्बत के लोगों को फिर से अपने क्षेत्र वापस करने में। ठीक है, तो चीन इस तिब्बत आबादी का दमन कर रहा है जो दलाई लामा से संबंधित है और उसका समर्थन करती तथा इस क्षेत्र में अपने निवेश बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। यानी कि जमीन किसकी है, तिब्बत की, लोग किसके हैं, चीन के, कंपनियां किसकी हैं, चीन की, इंडस्ट्री किसकी है, चीन की, निवेश किसके हो रहे हैं, चीन के। ठीक है, तो मजबूत कौन होगा, चीन। क्षेत्र है तिब्बत का, मतलब किसी और के जमीन पर, जैसे आप अपने गांव में कहीं दबंग हो तो क्या करें, कोई कमजोर व्यक्ति उसके जमीन को हथिया ले और वहां क्या करें, खेती करना शुरू कर दें, और उसके बाद खेती करते करते आप बोले कि भैया 50 साल से तो हम ही खेती कर रहे हैं, तो ये हमारी जमीन हुई, फिर उसके बाद आपने वहां घर बना लिए, है ना। तो कुल मिला के अगर पूरी बात करें तो पूरी बात इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से जमीन को हथिया लिया गया है। ठीक है, जहां आप कट्ठा, 2 कट्ठा, बीघा हथियाते हैं, ये कई हजार एकड़, कहीं, ठीक है ना, कि जमीन को क्या किया गया है, हथिया लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बती लोगों का एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग। ठीक है, अब दूसरा काम क्या किया है चीन ने, दिमाग क्या लगाया है कि तिब्बत के लोगों का क्या किया है, तिब्बत के खिलाफ ही प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जैसे भारत चीन के बीच में तनाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो गालवान घाटी का जब संघर्ष बढ़ रहा है जो कि हिंसक हो गया था, तो चीन ने क्या किया था कि तिब्बत की मिलिशिया समूहों का समर्थन ले लिया था। ठीक है ना, और मिलिशिया समूहों को समर्थन देकर क्या किया था कि जो भारतीय सेना तिब्बती स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को प्रशिक्षित करती है, जिसे भविष्य में तिब्बत के लोगों के खिलाफ लड़ सके। ठीक है, तो दोनों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, यानी कि तिब्बत से ही तिब्बती लोगों को क्या किया जाए, लड़ाया जाए। ठीक है, अगला तिब्बती नागरिकता का मुद्दा। तो भारत सरकार ने 1988 में 1987 के कट ऑफ में वर्ष के बाद भारत में पैदा हुए तिब्बतियों को नागरिकता प्रदान नहीं की है, जिससे तिब्बती समुदाय के जो युवा हैं उनके अंदर क्या हुआ है, असंतोष की भावना जन्म ले ली है। अब भाई तिब्बती के आप लोग हैं, भारत में आपको जन्म हुआ, भारत में आपको शरणार्थी बनाया गया है ना। मान लीजिए कि आपने अपने जमीन पर किसी को रहने दे दिया। ठीक है, अब रहने दे दिया तो क्या कहेंगे कि आपके जमीन पे तो हम रहेंगे ही, उसका तो अधिकार हो गया, लेकिन साथ साथ में आप अपने मम्मी पापा का जो राशन कार्ड है उसमें भी हमारा नाम लिखवाइए। तो ये तो फिर दूसरी बात होगी ना, भाई तुमको हम रहने दे रहे हैं अपने घर में, तुमको हमने घर में जगह दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम्हारा हर जितना भी हम घर के अंदर जो भी चीजें करें उसमें भी हम आपका नाम लिखवा दें। तो असंतोष हो गया किसमें, युवाओं में। किसके युवाओं में, तिब्बती युवाओं के अंदर, कि भारत जो है वो हमें क्या कर रहा है, नागरिकता नहीं दे रहा। भैया तो नागरिकता कैसे दे दें, आप है हो ही नहीं हमारे नागरिक, तो हम आपको कैसे नागरिकता दे दें। तो इससे क्या हुआ है, तिब्बती लोग जो हैं वो भड़क गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ वर्षों में अमेरिका के द्वारा तिब्बती शरणार्थियों को स्वीकार किए जाने से अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण हुई है, और यह भविष्य में तिब्बती शरणार्थियों संबंधी बहस के मुद्दे को प्रभावित कर रही है। ठीक है, अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका भी तिब्बती लोगों को अपने यहाँ क्या कर रहा है कि शरणार्थी के रूप में स्थान दे रहा है। क्यों स्थान दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि इसी तिब्बती के लोगों के थ्रू हम क्या करें, चीन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव दें। ठीक है, और चीन और अमेरिका के बीच में हम जान ही रहे हैं कि ट्रेड वॉर जो है वो चल रहा है। ठीक है ना, व्यापार युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो व्यापार युद्ध के लिए अच्छा अधिकतम जो निवेश हम देखेंगे तो चीन का अधिकतम निवेश हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो इस तिब्बत के क्षेत्र में हमें अधिकतम निवेश देखने को मिल रहा है। तो तिब्बती लोगों से ही क्या किया जाए कि जहां ये तिब्बत के क्षेत्र में चीन निवेश कर रहा है, इसी क्षेत्र में क्या किया जाए, विद्रोह शुरू करा दिया जाए। और विद्रोह जब शुरू करा दिया जाएगा तो चीन के लिए समस्या क्या हो जाएगी कि चीन इस स्थान पर निवेश करने से जो उसको फायदा हो रहा है उसमें उसको फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, अब एक चीज और भी होगा, जैसे ही अमेरिका ने शरणार्थियों को अपने यहां, तिब्बती शरणार्थियों को अपने यहां शरण देना शुरू कर दिया, ठीक है ना, तो इससे भारत जो एक तरह से बड़ी मजबूत स्थिति में था तिब्बती शरणार्थियों को अपने यहां रख के, ठीक है ना, तो भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो भूमिका क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि तिब्बतियों का जो है कहीं ना कहीं झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो रुपया सबसे ज्यादा अगर कौन देगा, अमेरिका देगा। ताकतवर कौन है, अमेरिका है। तो झुकाव किसके तरफ हो जाएगा, अमेरिका की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का कहीं ना कहीं से यहाँ अगर हम देखेंगे तो भारत का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो दलाई लामा का जो उम्र अगर हम देखें तो दलाई लामा का उम्र हो गया अब 86 बरिस, ठीक है ना। अब कितना बरिस जिएंगे, मुश्किल से 2 4 5 साल या 10 साल जी गए, या 2 4 6 महीना जी गए, ठीक है। अब जितना वर्ष जी जाए, ठीक है, तो अब उनके बाद क्या है, जितने भी बरस जीत गया, लेकिन उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक है ना। तो 86 वर्षीय दलाई लामा ने न केवल आध्यात्मिक नेता बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अगर देखें तो तिब्बती लोगों के समुदाय का क्या किया है, एक राजनीतिक रूप से एक नेता, आध्यात्मिक नेता के साथ साथ एक राजनीतिक नेता के रूप में भी ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो दलाई लामा का पूरा अगर हम बात करें तो दलाई लामा का दावा क्या है कि उनका उत्तराधिकारी जो है वो भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र में या यहाँ तक कि ताइवान जैसे किसी अन्य जो क्षेत्र है वहां से हो सकता है, ठीक है। तो इससे भी एक मुद्दा उठ गया है कि कौन होगा उनका उत्तराधिकारी, या तो कोई ताइवान के क्षेत्र में होगा जहां तिब्बतियों लोगों को शरणार्थी के रूप में है, या तो भारत के क्षेत्र में जो तिब्बती है वो शरणार्थी, तो कौन होगा उनका, ठीक है। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में बसने वाले तिब्बतियों को लेकर एक कार्यकारी नीति यानी कि कानून नहीं बनाया गया है। भारत की वर्तमान तिब्बती नीति भारत में बसने वाले तिब्बतियों के कल्याण में विकास हेतु क्या है, महत्वपूर्ण है, परंतु यह तिब्बत के मुख्य मुद्दे को कानूनों का समर्थन नहीं करती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो तिब्बत के जो विध्वंसकारक द्वारा तिब्बतों की स्वतंत्रता की जो मांग हो रही है, ठीक है। तो अब क्या समय आ गया है, अगर हम बात करें कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है, आगे क्या किया जा सकता है, तो समय क्या आ चुका है कि भारत को चीन से निपटने के लिए तिब्बत के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर क्या करना होगा, मुखर रूप से खुलकर जो है सामने आना पड़ेगा। इसके अलावा भारत में तिब्बत की जो एक युवा पूरी की पूरी आबादी है, जो कि अशांत आबादी जो है जो निवास कर रही है, इस अशांत आबादी को, ठीक है ना, जो कि दलाई लामा के गुजरने के बाद यानी कि दलाई लामा की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनकी कमान की संरचना होती है भारत से बाहर जो दिखती है, उसमें भारत को ऐसी स्थिति से बचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा मत हो कि ये जो तिब्बती हैं जो कि 1987 के बाद जिनको नागरिकता नहीं मिली है और ये विरोध कर रहे हैं कि भाई हमें नागरिकता दी जाए और दलाई लामा के चलते ये शांत हैं, तो कहीं ऐसा मत हो कि दलाई लामा के गुजरने के बाद ये भारत के अंदर ही विद्रोह शुरू कर दें, जिससे भारत के लिए भी जो है वो खतरा उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो ये पहला न्यूज़ था दोस्तों आपके स्क्रीन पर, और आई होप कि ये पूरा का पूरा मामला आपको भारत चीन तिब्बत का समझ में आया होगा। ये मामला समझ में आया होगा कि जन्मदिन था दलाई लामा का, लेकिन ये भारत में जन्म ने जिस प्रकार से दलाई लामा को बर्थडे विश किया, हैप्पी बर्थडे कर दिया, तो ये हैप्पी बर्थडे किस प्रकार से भारत के लिए भविष्य में जो है वो खतरा भी हो सकता है, या भारत को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता भी है। कैसा लगा ये पहला टॉपिक, जरूर अपना फीडबैक दीजिए, है ना। दूसरा न्यूज है आपके स्क्रीन पर, बिजनेस लाइन से लिया हुआ है, द हिंदू बिजनेस लाइन का न्यूज है। एससी शॉक्ड ओवर ट्रायल्स अंडर सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है ना, यानी कि आपका इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66A के इस्तेमाल पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, ठीक है। और उसने कहा कि इसे तो कई वर्षों पहले खत्म कर दिया गया था, तो जब कई वर्षों पहले खत्म हो गया तो इस पर केस कैसे चल रहा है, क्या है, शॉक्ड हो गया है कौन, सुप्रीम कोर्ट। कहा कि जिस कानून को ही खत्म कर दिया गया था उस कानून के हिसाब से आप केस कैसे चला रहे हैं भैया। सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट समाप्त है, उसके जैसे कि मान लो कि धारा 302 जो है वो समाप्त है, और 302 जो है उसको समाप्त होने के बाद भी पता चला कि 302 के अंतर्गत किसी को टांग दिया गया, ठीक है, मृत्युदंड जो है वो दे दिया गया। मामला जो है सोचनीय है, मामला जो है विचारणीय है कि नहीं। तो मामला देखते हैं। मामला था 2015 का दोस्तों। 2015 में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था श्रेया सिंघल। श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, और थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली थी वो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रावधानों को लेकर था। और उसने कहा था कि संविधान के द्वारा जो प्रदत्त हमें अधिकार है उस अधिकारों का ये आईटी एक्ट जो है 66 वो क्या करता है, 66A क्या करता है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, यानी कि हमें बोलने का अधिकार जो है उसको छीनता है। तो इसको, ये असंवैधानिक जो कानून है इसको समाप्त किया जाए, ठीक है ना। आईटी एक्ट अधिनियम 2000 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उसके माध्यम से जो है इसको क्या करता है कि आईटी अधिनियम 2000 इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जिसे ई कॉमर्स भी कहा जाता है। और इस अधिनियम साइबर अपराध के विभिन्न स्वरूपों पर जुर्माना दंड आरोपित करता है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि क्या है आईटी की धारा 66A,
ठीक है ना। तो आईटी की धारा 66A के बारे में अगर हम बात करें तो इसने पुलिस को इस संदर्भ में गिरफ्तारी के अधिकार दिया है, ठीक है ना, कि पुलिसकर्मी अपने विवेक से आक्रामक या खतरनाक या बाधा या असुविधा आदि को परिभाषित करे, ठीक है। इसमें कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण जैसे मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से किसी को संदेश भेजने के लिए निर्धारित किया, जिसमें दोषी को अधिकतम 3 वर्ष की क्या किया जा सकता है, जेल की सजा जो है वो दी जा सकती है, ठीक है ना। तो धारा 66 से संबंधित मुद्दे क्या हैं, क्यों विवाद में है, तो सबसे पहले है अपरिभाषित कार्यों के आधार पर, ठीक है ना, यानी कि जो कार्य हैं उसको जो है वो परिभाषित नहीं किया गया है। तो न्यायालय ने ये देखा कि धारा 66A की कमजोरी इस बात पर है कि यह इस तथ्य में निहित है कि इसमें अपरिभाषित कार्य को अपराध के आधार पर बनाया गया, जैसे असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान, ठीक है ना। क्या क्या है, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन और इंसल्ट, और ये सभी संविधान के अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है कि अपवादों के श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है ना। क्या होता है कि अपवादों के श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? तो लाइक शेयर करते चलिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। घनश्याम तिवारी गुड मॉर्निंग। अच्छा, कई लोगों के मैसेज जो है मुझे रिफ्रेश करने पड़ जा रहे हैं। सोनी राठौर, प्रदीप कुमार कह रहे हैं रुक रुक के चल रहा है बारिश के कारण, ठीक है, ओके। तो आप पूरी बातों को समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, विषय परक प्रकृति। तो न्यायालय ने यह देखा कि चुनौती या पहचान करने की में ये थी कि इसकी सीमा रेखा कहाँ खींची जाए, ठीक है ना, और परंपरागत रूप से उसे उस खाने पर खींचा गया, जबकि बाधा जो है जैसे अपमान जैसे शब्द जो है वो क्या है, व्यक्ति परक है, ठीक है ना। यानी कि अगर अपमान के बारे में बात की जा रही है कि किसी का अपमान हुआ तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की, जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको लेता हूं, उदाहरण ले लीजिए उद्धव ठाकरे के पिताजी यानी कि बाला साहब ठाकरे की जब मृत्यु हुई थी, तो बाला साहब ठाकरे की जब मृत्यु हुई थी तो उसमें 2 लड़कियां थी, 18-19 साल के आसपास की वो लड़कियां थी। उन्होंने एक फेसबुक, क्योंकि जब उनका जब पार्थिव शरीर जब जा रहा था तो मुंबई में जाम लग गया था, ठीक है, इतने बड़े नेता थे तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप जान ही रहे हैं कि लोगों का हुजूम जो है उमड़ गया, जिसके चलते क्या हुआ, जाम हुआ, और जाम हुआ तो इससे यातायात प्रभावित हो गया। तो 2 लड़कियों ने क्या किया, फेसबुक पर एक ट्वीट मारा, ठीक है, इस जाम के खिलाफ। बात को समझिएगा। और तुरंत बाद क्या किया गया, पुलिस ने क्या किया, उन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब समझिएगा, अब इसमें क्या है कि कहा गया है कि फिर से टॉपिक को फिर से समझिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान। तो ये अपमान जो शब्द है, इस अपमान समय शब्द जो कि एक विषय परक प्रकृति का शब्द है, अपमान जो है कि एक व्यक्ति परक हो सकता है, ठीक है ना, और बाधा ये भी क्या हो सकता है, जैसे होता है ना कि इनके कारण क्या हुआ कि ये बाधा लग गया, ठीक है ना। तो ये दोनों जो शब्द है क्या है, ये व्यक्ति परक हैं। तो ये समझाना जो है वो क्या है कि काफी मुश्किल है, ये समझाना क्या है कि काफी जो है वो मुश्किल है, ठीक है। तो एक सीमा निर्धारण किया जाए कि किस सीमा के बाद जो है ये कानून जो है वो काम करेगा। दूसरा, कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं है। दूसरा क्या है, कोई प्रक्रियात्मक, यानी कि इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया कि धारा 66A में समान उद्देश्य वाले कानून के अन्य वर्गों की तरह प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं, जैसे कि कार्रवाई करने से पहले केंद्र से सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, स्थानीय अधिकारी स्वायत्त रूप से अपने राजनीतिक गुरुओं की मर्जी से आगे बढ़ सकते थे, ठीक है ना। तो मतलब कि अब राजनीतिक गुरुओं के माध्यम से, अब जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कोई घटना है, ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जैसे कोरोना काल में हुआ था। कोरोना काल के समय हमने क्या देखा था कि कई लोगों ने जैसे ट्वीट किया कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल में ये दिक्कत हो रहा है, ये स्वास्थ्य सुविधा दिक्कत है, तो इस पर काफ़ी जो है वो एक्शन लिया गया कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, ठीक है। या कहीं किसी नेता विशेष के बारे में अगर कोई टीका टिप्पणी कर दे तो इसके ऊपर भी क्या होता था, एक्शन हो जाता था, ठीक है। तो पुलिस क्या करती थी कि, या प्रशासन क्या करता था कि स्थानीय अधिकारी जो भी राजनीतिक गुरु हैं, जो भी राजनीतिक वहाँ के नेता हैं, उनके इशारे पे क्या कर रहे हैं कि इसका प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा का कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है। न्यायालय ने 2 अन्य प्रावधान, ठीक है ना, कौन कौन से, आईटी अधिनियम की धारा 69A और 79 को क्या
को रद्द नहीं किया था और कहा कि कुछ प्रतिबंधों के साथ इसको लागू रखा जा सकता है। धारा 69A किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी को सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। और धारा 79 कुछ मामलों में मध्यस्थ के दायित्व को छूट प्रदान करता है। ठीक है ना। तो ये जो दो धारा हैं कौन कौन से, एक है धारा आपका 69A और दूसरा धारा है 79, जिस पर क्या है कि कोर्ट ने क्या किया था, किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाया था, लेकिन बाकी जो धारा थे उन पर क्या है, रोक लगा दिया था। अच्छा, आज जो प्लस वाली क्लास है ना, वो आज वाली क्लास नहीं होगी, उसको मैं रिशेड्यूल करा दूंगा। ठीक है, आज की जो 10 बजे प्लस की क्लास है उसको रिशेड्यूल मैं कराऊंगा। ठीक है, कुछ काम है मुझे। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। तो धारा 66A की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो धारा 66A क्या है कि धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19 जो कि भाषण की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, और धारा 21 यानी कि जीवन के अधिकार, दोनों के क्या है, विपरीत है। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जीवन का अधिकार, ठीक है ना, दोनों के क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के द्वारा प्रदान किए गए भाषण और व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है। एक ऐसी प्रणाली से आगे बढ़ने की सख्त आवश्यकता है जहां न्यायिक निर्णयों के विषय में संचार ईमानदार अधिकारियों की पहल की दया पर हो और एक ऐसे तरीके से जो हो जो कि मानवीय त्रुटि पर निर्भर ना हो। ठीक है, तत्कालिकता यानी कि अर्जेंसी को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाया गया हो, ना पेश किया गया हो। असंवैधानिक कानूनों को लागू करना जनता के पैसे। अब इसमें हम क्या विचार कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि इस पर निष्कर्ष क्या दिया जाए, ठीक है, तो हमें कानून को इस हिसाब से रखा जाए कि किसी भी मामले को जो है वो क्या किया जाए कि बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाया जाए। असंवैधानिक कानूनों को लागू करना जनता के पैसे की बर्बादी है। ठीक है, यानी कि कोई भी कानून अगर आप लागू कर देते हैं जो कि असंवैधानिक है, ठीक है, और उसके बाद मामला जो है पुलिस प्रशासन इसके ऊपर लगी हुई है, कोर्ट इस पे लगा हुआ है, तो समय किसका बर्बाद हो रहा है, पुलिस प्रशासन का हो रहा है। समय किसका बर्बाद हो रहा है, कोर्ट का बर्बाद हो रहा है। पैसा किसका बर्बाद हो रहा है, भारतीय जनता का बर्बाद हो रहा है, कि जो कि भारतीय जनता ने जो है अपने टैक्स के रूप में जो पैसा दिया है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है कि कोशिश ये करना है कि इस प्रकार के जो असंवैधानिक कानून है, इस प्रकार के असंवैधानिक कानूनों से हमें जनता के पैसे की बर्बादी नहीं करनी है। साथ में इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात और भी हो सकते हैं, जैसे कि बुनियादी जो दोष हैं, ठीक है, जैसे बुनियादी दोष क्या है, चाहे आर्टिकल 21 की बात हो रही है, चाहे आर्टिकल 19 की बात है, तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। और जब तक उसे दूर नहीं किया जाएगा तो तब तक व्यक्ति के जो जीवन का अधिकार है या व्यक्ति के अधिकार है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो क्या है, बाधित हो सकता है, वो क्या है, वंचित हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो व्यक्ति गरीब है, जो अज्ञान है, ठीक है, जो कि अपने अधिकारों के मांग करने में असमर्थ है, किसी अन्य कारण से कानून विहीन अगर उसकी गिरफ्तारी या नजरबंदी या अपमान से क्या हो सकता है कि वो क्या कहेंगे, इसको सहने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ठीक है, अभी भी टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, ये बीच में एक प्रमोशन है कि अगर अभी जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया और उनके दिमाग में चल रहा है कि प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों लें, तो प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने का सबसे पहला फायदा क्या है, जो अभी आपको मिल रहा है फायदा, क्या फायदा मिल रहा है, घर बैठे बैठे आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ रहे हो। अब देखो, अब इसी में कोई होगा कि कोई क्या हो रहा होगा कि किचन में बैठा हुआ, जैसे कोई जो लेडी स्टूडेंट होगी वो क्या होंगी, मोबाइल जो है किचन में मस्त सामने ऐसे रखा हुआ होगा, है ना, मस्त इस टाइप से मोबाइल को ऐसे रख दिया गया होगा और आलू काट रही होंगी, प्याज छील रही होंगी, या आटा गूंथ रही होंगी, या रोटी बना रही होंगी, यही हो रहा होगा। उधर से हल्ला आ रहा होगा, बहू रोटी लाओ। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से सास भी खुश है कि टाइम पे रोटी मिल रही है और बहू भी खुश है कि पढ़ाई भी हो रही है ना। सबसे पहला कंफर्ट। लड़के क्या कर रहे होंगे, मस्त अपना क्लास भी कर रहे होंगे और गैया वैया होंगी तो उसको चला भी रहे होंगे। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से, है कि नहीं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस। ठीक है, तो जो भी क्लासेस आपकी है उसको आप क्या कर रहे हैं, जितने बार मन कर रहा है उतने बार देख रहे हैं। मान लीजिए कि रोटी देने अगर चली गई या गैया जो है, पता चला कि सर ने कुछ समझाया कि तिब्बत का मुद्दा क्या है, उसी समय गैया ने जो है वो मैं कर दिया, तो भी आप क्या कर सकते हैं, बैक करके क्लासेस को देख सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, तो आप इस प्लेटफॉर्म का जो है वो यूज कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन हो जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस है। ठीक है, तो हर तीसरी क्लास के बाद चौथी क्लास जो है वो क्या है, आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए है, कि आपका किसी भी प्रकार का जो डाउट है वो ना हो, है कि नहीं। ठीक है,
इसके अलावा हम बात करें तो लाइव टेस्ट सीरीज है प्लस के स्टूडेंट्स के लिए, आप देख ही रहे हैं फ्री प्लस और मेन आपका मेंस और प्रीलिम्स के लिए स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल ही रहे हैं। आंसर राइटिंग सेशंस है, मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा टेस्ट सीरीज तो आप देख ही रहे हैं, आर का एक टेस्ट सीरीज आपको दिख रहा है और यहाँ मेंस का टेस्ट सीरीज दिख रहा है ना। बैच के बारे में बात करें तो फरवरी में ये बैच स्टार्ट हुआ है, ऑप्शनल का इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सारथी के नाम से आपका प्रीलिम्स का बैच जो है 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा आप 10 जुलाई से अगर हम देखें तो आर का बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 14 जुलाई से अगर हम देखें तो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए बैच स्टार्ट हो रहा है आज से, ठीक है। अरे थैंक यू मत करो, अभी क्लास अभी है, ठीक है, अभी क्लास अभी और चल रही है, ठीक है। तो चलो अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, वो न्यूज़ क्या है, बारिश का समय है ना, और आप ही लोगों ने कहा ना कि सर खूब बारिश हो रही है, दर 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 दर, है ना, तो बारिश हो रहा है, ठीक है। तो भाई बारिश जब होता है तो बारिश में हमें एक चीज़ और भी देखने को मिलता है, वो क्या होती है, गरजना तो आप सुनते हो लेकिन बिजली गिरती है। और इस समय हम बिजली गिरने के बारे में अगर हम बात करें तो बिजली गिरने की जो है वो काफ़ी सारे हमें खबरें मिल रही हैं। तो हमें इसी पर बात करना है कि भैया ये बिजली गिरती क्यों है ना, ये बिजली गिरती क्यों है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा बिजली क्यों गिर रही है, इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ को। एक्सप्लेन्ड कॉलम से लिया गया है, कहाँ से, द इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है। अ लुक एट हाउ लाइटिंग स्ट्राइक्स एंड व्हाई इट किल्स एज अ होल इंडिया सी 2000 टू 2500, 2000 से लेके 2500 लाइटनिंग डेथ एवरी ईयर ऑन एवरेज। औसतन देखा जाता है कि 2000 से लेके 2500 लोग जो हैं वो हर साल जो हैं वो बिजली गिरने से मरते हैं, ठीक है। लाइटिंग इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू एक्सीडेंटल डेथ ड्यू टू द नेचुरल कॉज। और बिजली गिरना जो है, अच्छा प्राकृतिक आपदा में हम भूकंप को ले लेते हैं, ज्वालामुखी को ले लेते हैं, बाढ़ को ले लेते हैं, सुनामी को ले लेते हैं, भूस्खलन को ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक आपदा जिससे सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है उसको हम जल्दी काउंट नहीं करते हैं, और वो क्या है आपका बिजली का गिरना, लाइटिंग स्ट्राइक्स। हर साल 2 से 2500 लोग औसतन हम देखते हैं जिनकी मृत्यु होती है, ठीक है ना। तो लाइटनिंग इज अ वेरी रैपिड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एटमॉस्फेयर, सम ऑफ विच डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये आकाशीय बिजली क्या है, और देश के विभिन्न हिस्सों में जो आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग घटनाओं से हमने क्या देखा कि 30 के आसपास जो लोग हैं वो मर गए हैं, ठीक है। इस समय बारिश का आप समय देख ही रहे हैं और बारिश के समय हम ये घटना देख रहे हैं। प्राकृतिक कारणों से होने वाली इस आकस्मिक मौतों में आकाशीय बिजली जो है वो सबसे बड़ा योगदान है, जैसा कि अभी हमने इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी देखा। और इंडियन एक्सप्रेस की इस आर्टिकल के माध्यम से हमने क्या देखा कि 2000 से 2500 औसतन जो है लोग जो है मर रहे हैं। तो आकाशीय बिजली जिसको कि हम तड़ित के बारे में बात करते हैं, ये होता क्या है,